जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका और एक नए वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ। मैं हूं डॉक्टर देव, मैं हूं राजेश। स्वागत करते हैं हमारे यूट्यूब। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। आशा करेंगे पसंद आएगा और पसंद आए दोस्तों तो लाइक और शेयर जरूर से कर दीजिएगा। और चैनल पर पहली बार आए सब्सक्राइब नहीं है तो प्लीज सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। दुनिया के ऐसे तमाम देश हैं जो भारत के करीब आना चाहते हैं और उन देशों की लिस्ट में अब तुर्की भी शामिल हो चुका है। तुर्की चाहता है कि वो ब्रिक्स का हिस्सा बन जाए। तुर्की ने ब्रिक्स देशों की पूर्ण सदस्यता के लिए आवेदन किया हुआ है, जिस पर ब्रिक्स के सभी देशों को सहमति बनानी होगी। और ये जो जारी बात है, वहां पे एर्दोगान जो है वो रिक्वेस्ट करेगा पीएम मोदी से कि आप हमारी मदद करें, हमें उसको बनाने में, मेंबर बनाने में ब्रिक्स का। देखें, ये होती है जहां पे आप देखें, यहाँ पे आके पाकिस्तान जो है वो इररेलेवेंट हो गया है, क्योंकि पाकिस्तान भी तो उसी लाइन में लगा है जिस लाइन में टर्की लगा हुआ है। पाकिस्तान भी तो उसी लाइन में लगा है जिस लाइन में बाकी इस्लामिक ममालिक या मुस्लिम ममालिक या अदब ममालिक खड़े हुए। भारत की तरक्की इनको चुभती है। भारतीय लोगों का इन्फ्लुएंस दुनिया के अंदर जो है वो गोरा इस वक्त हजम नहीं कर पा रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा इशू। इंडिया की पोजीशन जो है वो बड़ी क्लियर होती जा रही है। ऊपर से सबसे बढ़ के जो चीज़ है कि टर्की ने ब्रिक्स की मेंबरशिप के लिए अप्लाई किया हुआ। जब ब्रिक्स की मेंबरशिप के लिए अप्लाई किया हुआ है तो वहां पे आप एंटी इंडिया लगे रहेंगे तो जाहिर बात है इंडियंस तो उससे खुश नहीं होंगे। हकीकत को देखें ना तो हम इंडिया के प्रेजेंस को कभी भी इग्नोर नहीं कर सकते। अच्छा। क्योंकि उनकी आबादी 1.4 बिलियन है। टर्की को भी नजर आ रहा है कि इंडिया कितना बड़ा मार्केट है और हमारे पास सबसे बड़ी बात यह कि हमारी जीडीपी भी निगेटिव में चल रही है। ठीक हो गया। तो दुनिया हमें क्यों साथ दे। हमें सही। अच्छा, अब हमने देखा इससे पहले, आपको पता है वेस्ट का अच्छा खासा रसूख रहा है, जो भी ब्लॉक्स बनते रहे हैं। अभी ये जो ब्लॉक का बन रहा है, इससे हम वाज़े तौर पर देख रहे हैं कि दुनिया अब तब्दीली की तरफ जा रही है और ये नए ब्लॉक्स बनना ही इसकी एक निशानदही भी है। पाकिस्तान के लिए इट्स अ चैलेंजिंग सिचुएशन इन अ सेंस कि अगर रजब तैयब एर्दोगान जो है वो भी साइलेंट हो जाते हैं तो मेरा ख्याल है यही वजह है कि इंडिया जो है वो समझता है कि वो अब कॉन्फिडेंट है। ठीक है जी। जय हिंद दोस्तों, तुर्की लगातार हर अंतर्राष्ट्रीय मंच पे पहले जम्मू एंड कश्मीर का उल्लेख करता था और तुर्की उन देशों में से था जो हमेशा पाकिस्तान का साथ देते हुए जम्मू एंड कश्मीर को पाकिस्तान का हिस्सा बताता था। लेकिन दोस्तों, एक सडन चेंज आया है आज से 1.5 साल पहले से कि अब तुर्की अचानक से हर मल्टीनेशनल फोरम और यूएन वगैरह में भी जम्मू एंड कश्मीर की बात करना ही बंद कर दिया, यानी पाकिस्तान का सपोर्ट करना बंद कर दिया यूएई, सऊदी अरेबिया की तरफ। अब ऐसा इसलिए क्योंकि आज से लगभग 1.5 साल पहले तैयब एर्दोगान ने अनाउंस किया था कि हम ब्रिक्स का मेंबर बनेंगे। और जाहिर सी बात है, ब्रिक्स का मेंबर बनने के लिए भारत की सहमति जरूरी है, क्योंकि भारत के पास ब्रिक्स में वीटो पावर है, क्योंकि भारत फाउंडिंग मेंबर था ब्रिक्स का। ठीक है, तो जाहिर सी बात है भारत की खिलाफी करके ब्रिक्स में तो शामिल नहीं हो सकते, तो इसलिए भारत के खिलाफ अब टर्की नहीं बोलता। पाकिस्तान बड़ा बेबस नजर आ रहा है। एक इस्लामिक देश था जिसका सपोर्ट था, वो भी खत्म हो गया। पाकिस्तान भी ब्रिक्स की लाइन में लग गया है। अब देखते हैं, भारत के हाथ में कुछ ही महीनों में पता चल जाएगा कि ब्रिक्स को कौन ज्वाइन कर रहा है। हालांकि जो ज्वाइनिंग मेंबर होंगे उनको वीटो नहीं मिलेगा ब्रिक्स में, बट हाँ, वो ब्रिक्स के मेंबर जरूर बन जाएंगे। देखते हैं पाकिस्तान को मिलता है या नहीं, तुर्की को मिलता है या नहीं। और ये जो जारी बात है, वहां पे एर्दोगान जो है वो रिक्वेस्ट करेगा पीएम मोदी से कि आप हमारी मदद करें, हमें उसको बनाने में, मेंबर बनाने में ब्रिक्स का। देखें, ये होती है जहां पे आप देखें, यहाँ पे आके पाकिस्तान जो है वो इररेलेवेंट हो गया है, क्योंकि पाकिस्तान भी तो उसी लाइन में लगा है जिस लाइन में टर्की लगा हुआ है। पाकिस्तान भी तो उसी लाइन में लगा है जिस लाइन में बाकी इस्लामिक ममालिक या मुस्लिम ममालिक या अदब ममालिक खड़े हुए, अदर दैन इस्लामिक पॉलिटिक्स। सो ये जो चीज़ है कि नरेंद्र मोदी जो है और उनका कंट्री, दे हैव बीन वेरी मच इन्वॉल्व इन ऑल दीज थिंग्स। हम लोग तो सियासत की नज़र हो गए और हमने हर चीज़ को इंडिया पाकिस्तान में जो है वो कश्मीर के इर्द गिर्द घुमा दिया। मुझे ऐसा लगता है कि विद एवरी पासिंग डे पाकिस्तान की जो सपोर्ट है वो कश्मीर के हवाले से वो कम होती जा रही है। किसी इस्लामिक मुल्क ने, किसी ओआईसी के कंट्री ने कश्मीर के मसले को डिस्कस नहीं किया, बिकॉज इंडिया की पोजीशन बड़ी क्लियर होती जा रही है। इंडिया की पोजीशन जो है वो बड़ी क्लियर होती जा रही है। ऊपर से सबसे बढ़ के जो चीज़ है कि टर्की ने ब्रिक्स की मेंबरशिप के लिए अप्लाई किया हुआ। जब ब्रिक्स की मेंबरशिप के लिए अप्लाई किया हुआ है तो वहां पे आप एंटी इंडिया लगे रहेंगे तो जाहिर बात है इंडियंस तो उससे खुश नहीं होंगे। आपको पता है जो ब्रिक्स के जो फाउंडिंग मेंबर्स हैं, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका, उन्होंने इसको एक्सपैंड करने का फैसला किया। सो दैट इज व्हाई इजिप्ट, इथियोपिया, ईरान, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स एंड आई थिंक सऊदी अरेबिया इज आल्सो पार्ट ऑफ दैट।
अब देखिए ये जो कजान के अंदर 22 से 24 अक्टूबर को हो रही है। सो एक तो आपको पता है, मैं कॉन्टिन्यूसली आपको इस चीज बता रहा हूँ कि प्राइम मिनिस्टर मोदी जानबूझ के डेलिबरेटली चाइनीज लेड इनिशिएटिव इन शेप ऑफ एससीओ को डिस्करेज करते हैं, इग्नोर करते हैं, डाउन प्ले करते हैं, ताकि वो वेस्ट को ये तासर दे सकें जिसे वो कहते हैं ना कि हम जनाब हम चाइना के खिलाफ हैं और आप हमारे साथ खड़े हों, हम आपके साथ खड़े हैं। वो ये तासुर देना चाहते हैं। अब कजान के अंदर जो मुलाकात होगी, ठीक है जी, उसके अंदर, ठीक है, नरेंद्र मोदी की और एर्दोगान की मुलाकात सुनने में आ रहा है कि दे आर प्लानिंग, और ये एक बायलैटरल मुलाकात होगी। जैसे रशियन प्रेसिडेंट जो है वो तकरीबन 17 बायलैटरल मीटिंग्स कर रहे हैं, 17 बायलैटरल मीटिंग्स कर रहे हैं। तो जैसे जैसे इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में तब्दीलियां आ रही हैं, पाकिस्तान जो है उसके लिए चैलेंजेस भी हैं, अपॉर्चुनिटीज़ भी हैं। लेकिन अगर आपको याद हो कि रिसेंटली जब यूएन जनरल असेंबली में टर्किश प्रेसिडेंट रजब तैयब एर्दोगान ने कश्मीर के मसले को डिस्कस ना किया, और कहा जाता है 2019 के बाद जब से कश्मीर का मसला जब इंडिया ने 370-35 रिवोक किया, तब से जो दुनिया के अंदर पाकिस्तान बड़ी कोशिश कर रहा था, इस आलम इस्लाम में कोशिश कर रहा था, तो टर्किश प्रेसिडेंट हमेशा डिस्कस किया करते थे, लेकिन यूएन जनरल असेंबली में उन्होंने डिस्कस नहीं किया। यही वजह सुनने में आ रही है कि भारत के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी जो हैं वो मुलाकात करेंगे रजब तैयब एर्दोगान से कजान के अंदर, रशिया के अंदर, जहां पे G20 की मुलाकात हो। ये आपको पता है रशियन प्रेसिडेंट पुतिन ने कहा है कि जो ब्रिक्स है इट्स नॉट एंटी वेस्ट, इट्स नॉन वेस्टर्न ग्रुप। सो वो कह रहे हैं कि हम एंटी वेस्ट नहीं है, ताकि लोगों को मजीद, वो ममालिक को मजीद लेके आना चाहते हैं इसके अंदर। बहरहाल पाकिस्तान के लिए इट्स अ चैलेंजिंग सिचुएशन इन अ सेंस कि अगर रजब तैयब एर्दोगान जो है वो भी साइलेंट हो जाते हैं, तो मेरा ख्याल है यही वजह है कि इंडिया जो है वो समझता है कि वो अब कॉन्फिडेंट है, ठीक है जी। मुझे ज़ाती तौर पे जो मैंने चीज़ महसूस की कि जब एससीओ की समिट के दौरान प्राइम मिनिस्टर ने कश्मीर का जिक्र ना किया, तो मैंने इस पे जो कमेंट किया था, मैंने यही कहा था कि इट्स बिकॉज कि इंडिया पाकिस्तान के जो बायलैटरल मसले हैं वो एक मल्टीलैटरल फोरम में डिस्कस नहीं हो सकते। लेकिन अब सुनने में आया है कि पाकिस्तान जो है उसने, कई लोग कहते हैं जी कि हमने गुडविल जेस्चर दिया, कई लोग कहते हैं कि हमने थोड़ा पीछे हट गए, बैक ऑफ कर गए। मेरा ख्याल है कि इस वक्त जो गजा के अंदर सिचुएशन है या बाकी ममालिक के अंदर जो इस वक्त यूक्रेन की सिचुएशन है, जो टॉप प्रायोरिटी दी जा रही है वो कश्मीर को या इंडिया पाकिस्तान को नहीं दी जा रही, वो सिचुएशन को दी जा रही है। हकीकत को देखें ना तो हम इंडिया के प्रेजेंस को कभी भी इग्नोर नहीं कर सकते। अच्छा। क्योंकि उनकी आबादी 1.4 बिलियन है। टर्की को भी नजर आ रहा है कि इंडिया कितना बड़ा मार्केट है, और हमारे पास सबसे बड़ी बात यह कि हमारी जीडीपी भी निगेटिव में चल रही है। ठीक हो गया। तो दुनिया हमें क्यों साथ दे। मैं ये बात हमेशा करता हूँ कि ये जो वर्ल्ड अफेयर्स है ना, ये इमोशंस पे नहीं चलते, ये इंटरेस्ट पे चलते हैं। तो सिंपल बात यही है कि दुनिया का हमसे इंटरेस्ट ख़त्म हो गया, क्योंकि हम लिटरली बार बार IMF के पास जाते रहते कहते हैं अगर इस दफ़ा नहीं गए तो हम डिफ़ॉल्ट कर जाएंगे, अगर इस दफ़ा नहीं गए तो हम डिफ़ॉल्ट कर जाएंगे। तो दुनिया को इंडिया की प्रेजेंस का अंदाज़ा हो रहा है, और अब एर्दोगान को भी अंदाज़ा हो रहा है अगर मैं पाकिस्तान का साथ दूंगा मुझे इतना फ़ायदा नहीं हो रहा। हाँ, ठीक हो हाँ। गया। तो इंडिया का सपोर्ट उसको चाहिए तरक्की करने के लिए। आप इज्जत होती ना? हाँ, इज्जत होती। अब ये देखें भाई, हम 47 में आज़ाद हो गए, इंडिया कहाँ से कहाँ पहुँच गई है और हम कहाँ से कहाँ चले गए। हाँ, और अभी ख्वाब देखते हैं इंडिया से कश्मीर। मैं एक बात बताऊं, आप देख ले, दुबई जैसा मुल्क जो है ना, उसने पाकिस्तान पे बैन लगाया है। हाँ। जितने भी नौजवान हैं ये जाना चाहते हैं इधर से, वरना ये अभी इनको बोलें कि दुबई आज़ाद हो गया, कल ये पासपोर्ट दे के चले जाएंगे कि भाई टाटा बाय बाय। ठीक है, दुबई बंद, कतर बंद, इटली उन्होंने बैन लगाया है, यूरोप तो वैसे भी पाकिस्तानियों को छोड़ते नहीं है, क्योंकि वो कहते हैं कि भिखारी हैं। अब दोस्तों, भारत ब्रिक्स में हमेशा से एक इम्पोर्टेंट मेंबर रहा है, क्योंकि आपको पता है कि ब्रिक्स में सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था इस समय चाइना है, चाइना के बाद भारत है, भारत के बाद रसिया है। जितनी बड़ी अर्थव्यवस्था उतनी इज्जत होती है। थैंक यू दोस्तों, वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। दोस्तों, आपकी क्या राय है इस वीडियो के बारे में, जो कमेंट में लिखकर बता दीजिए। फिलहाल आपसे विदाई ले रहे, मिलेंगे और एक नई वीडियो में आपके साथ। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।